एंड वेलकम टू माय क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज़ का ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर 5। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स कि किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना सिस्टमेटिक वे में, इसको ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग ही एक फीचर्स है जिसका मैनेजमेंट फंक्शन का। मीनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग, मीनिंग स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, is importance of organizing structure, types of the organizing structure, formal informal organization, delegation of authority, decentralization and centralization. After the plan have been drawn, the second important function of the management is organizing. The activities of an enterprise must be organized in the such manner that the plan can be successfully implemented. प्लान के बाद में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑर्गेनाइज ही करना पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर द एफर्ट्स ऑफ directed towards the attainment of the goal in such manner that the resources are used optimally, people are able to work collectively and effectively. ऑर्गेनाइजिंग ही एक एक्शन है गोल को अटेन करने का, अचीव करने का, जो कि कलेक्टिवली और इफ़ेक्टिवली बंदे जो हैं उसमें काम करेंगे। From the above discussion, organizing may be defined as organizing can be defined as the process of initiate the implementation of the plan and clarifying the jobs, work, relationship, effectiveness, deploying resources for attainment of organization goal. के ऑर्गेनाइजिंग ही एक डिफाइन करता है प्लान को, जो कि एक इफ़ेक्टिवली, कलेक्टिवली और डिप्लॉयमेंट ऑफ द पर्सन, जो कि मतलब कि किस बंदे को कहाँ लगाया जाए, वो सब ऑर्गेनाइजिंग का ही पार्ट होता है। स्टेप प्रोसेसिंग इन द ऑर्गेनाइजिंग, स्टेप प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को पहचानना और वर्क को डिवाइड कर देना, किसी किसी बंदे को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देना, जैसे कि कोई फाइनेंस का है, कोई मार्केटिंग का है, कोई प्रोडक्शन का है, कोई डिज़ाइनिंग का है, उसको उसके अकॉर्डिंग काम दे देना। डिपार्टमेंटेशन और डिपार्टमेंटेशन ग्रुप ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटेशन और डिपार्टमेंटलाइजेशन ग्रुप ऑफ वर्क। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन द डिवीजन ऑफ वर्क, द नेक्स्ट स्टेप द ग्रुप रिलेट सिमिलर जॉब अंडर वन डिपार्टमेंट, कि एक ही डिपार्टमेंट में बहुत सारी जॉब करने के लिए बहुत सारे बंदों को अपॉइंट किया जाता है। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, हर बंदे को उसके अकॉर्डिंग जो है ड्यूटीज़ दी जाती हैं। इस्टेब्लिशिंग एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, आफ्टर असाइनिंग द ड्यूटीज़ द नेक्स्ट स्टेप टू क्लैरिफाई द define the authority and responsibility associated with each job. Importance of organizing, benefit of specialization, clarify working relationship, optimum utilization of resources, adaptation of changes, effective administrative development of personnel, expansion of growth. नंबर 1, इसमें जो है जो ज़रूरी है इम्पोर्टेंस ऑर्गेनाइजिंग के लिए, उसमें बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, हर फील्ड में उसका स्पेशलाइज बंदा ही अपॉइंट किया जाएगा। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, वर्क में एक रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप के एक बंदे का ये काम है, दूसरे बंदे का ये काम है, जो एक सुपरवाइज करता है, जो इंटर रिलेट करते हैं एक दूसरे को। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारी रिसोर्सेज हैं उसमें मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट और वर्क टाइम फ्रेम का जो एक फार्मूला है, उसमें हमें काम को कंप्लीट करना है। एडेप्टेशन टू चेंज, जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं या जिससे हमारा काम आसान होता है, जहाँ में जो प्रॉब्लम आती है ड्यूरेशन ऑफ वर्क, तो वो एडेप्टेशन चेंज करता है। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही प्रभावशाली ये एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो कि वर्कफोर्स को मोटिवेट करता है कि हाँ आप काम करते रहिए। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, कि इससे एक स्पेशलाइज बंदे को कुछ सीखने को मिलता है, जो अपने काम के लिए, अपने कैरियर ग्रोथ के लिए, अपनी क्रिएटिविटी के लिए, उसके लिए फ़ायदा होता है। एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ, इससे प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन ज़्यादा आता है कंपनी के अंदर, और कंपनी जो है वो एंटरप्राइजेस, उसको ग्रोथ का चांस मिलता है, मैक्सिमम सेल, मैक्सिमम प्रॉफिट का चांस मिलने के चांसेस होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन भी इसमें आती है।
Organization structure. An organization structure denotes the pattern of relationship among the position job within the organization. It provides basis with the managers or the non-managerial employee perform a job assigned to them. नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, हमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की क्यों ज़रूरत होती है? इन केस ऑफ वन मैन शो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ नॉट नीडेड इन ऑल एक्टिविटी आर परफॉर्म बाय ओनर हिमसेल्फ। एक ही इंसान सारे काम नहीं कर सकता, उसको कुछ बंदों की ज़रूरत होती है अपनी कंपनी को चलाने के लिए। एक इंसान एक ही काम सारे काम नहीं कर सकता। In order to function smoothly and face environmental changes, it becomes necessary for an organization to pay attention to its structure. जो अपने फंक्शन को स्मूथली करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरी है कि वो अपने स्ट्रक्चर को, मैन पावर को बढ़ाती रहे। बेनिफिट ऑफ स्ट्रक्चर: प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंश्योर द स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, बेटर कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत ही स्मूथ फ्लो कम्युनिकेशन और बेटर ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है और एंटरप्राइजेस के। टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर: फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड द डिविजनल स्ट्रक्चर। हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, उसका थोड़ा सा पार्ट। Functional structure refer to the group of the job of the similar nature under the one department. All related similar function are grouped in one department under executive. For example, a manufacturer enterprises of the job related to production are grouped into the one production department. Job related purchase in purchase department. Job related finance under finance department. Job related sales under sales department. इसका एक फॉर्मूला, एक मैप है। मैनेजिंग डायरेक्टर जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एक इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं एक ही डिपार्टमेंट के अंदर, कि जिसमें प्रोडक्शन मैनेजर भी होता है, जिसके अंदर में फैक्ट्री मैनेजर, स्टोर मैनेजर आता है, फोरमैन 2, परचेज मैनेजर जो परचेज ऑफिसर होता है, परचेज असिस्टेंट होता है, फाइनेंस मैनेजर जो कि अकाउंट मैनेजर और एडिट मैनेजर होता है, मार्केटिंग मैनेजर जो सेल्स मैनेजर और रिसर्च मैनेजर होता है। ये सब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द फंक्शन: एडवांटेज ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। इसमें एक स्पेशलाइज बंदे को एक स्पेशलाइज डिपार्टमेंट में ही लगाया जाता है जिससे कि एक आउटपुट अच्छा मिले। इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन: सबका एक पर्टिकुलर जॉब होने की वजह से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे वो हर किसी से रिपोर्टिंग करेंगे, फीडबैक लेंगे अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। एक ही इंसान का दिमाग एक ही तरफ लगा रहेगा, मल्टीपल जॉब पे एक इंसान का दिमाग नहीं लग सकता। इम्प्रूव द इफ़िशेंसी, कि हर कोई बंदा स्पेशलाइज जब होगा तो वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है तो वो अपना काम अच्छे तरीके से करेगा। अवॉइड्स डुप्लीकेशन, easy in training, it make training to the employee easier to on the focus is only limited range of skill, कि हमें जो है काम ही करना पड़ता है। जैसे कि किसी को कहीं पे जॉब लगती है, किसी को कंप्यूटर ऑपरेटिंग का जॉब मिलता है तो वो उसको पता है और वो उसको अच्छे से कर भी सकता है। प्रॉपर अटेंशन, फंक्शन स्ट्रक्चर एंश्योर्स दैट द डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन। यहाँ तक पढ़ लेते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर, अब डिविजनल स्ट्रक्चर व्हेन द जॉब रिलेटेड इन द वन प्रोडक्ट एंड आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट इज टर्म एज द डिविजनल स्ट्रक्चर। मैनेजिंग डायरेक्टर, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, गारमेंट डिपार्टमेंट और फुटवियर डिपार्टमेंट, केमिकल डिपार्टमेंट। जैसे कि एक डिविजनल बहुत सारी कंपनी जो होती हैं वो बहुत सारे अलग अलग स्पेशलाइजेशन में अपना प्रोडक्ट बनाती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्या एग्ज़ाम्पल है, जो एक ही कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल में भी है, एक ही कंपनी जो है वो कॉस्मेटिक में भी है, एक ही कंपनी जो है वो फूड आइटम में भी है, एक ही कंपनी जो है वो और भी सर्विसेज दे रही है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनके अलग अलग वो होते हैं स्पेशलाइजेशन, तो वो अलग
उनका मालिक एक ही होता है। जैसे कि टाटा मोटर्स को ले लीजिए कि उनका व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल का डिपार्टमेंट अलग है और यूटिलिटी व्हीकल्स का डिपार्टमेंट अलग है। महिंद्रा को ले लीजिए, महिंद्रा का यूटिलिटी व्हीकल्स अलग होते हैं, कमर्शियल ट्रैक्टर्स वगैरह अलग होते हैं, कमर्शियल व्हीकल अलग होते हैं। तो इनका एक ही स्पेशलाइजेशन, मतलब बहुत ही सारे डिविजन्स होते हैं एक ही कंपनी के, जिनको ये कंट्रोल करते हैं। एक ही डायरेक्टर होता है इनका। एडवांटेज ऑफ द डिविजनल स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारा सब में एक बेसिक फार्मूला तो वही है कि अगर कोई कॉस्मेटिक की कंपनी होगी या केमिकल की या गारमेंट्स की या फुटवेयर की, तो उसमें एक प्रिंसिपल तो वही रहेंगे कि प्रोडक्शन मैनेजर होगा, परचेज मैनेजर होगा, फाइनेंस होगा, मार्केटिंग मैनेजर होगा। ये तो सभी में एप्लीकेबल है। लेकिन कभी कभी एक कंपनी जो है मल्टीपल बिजनेस में ऑपरेट करती है, तो ये उसके लिए है डिविजनल स्ट्रक्चर। एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। हर प्रोडक्ट में हर डिवीज़न में अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनका एक अलग से स्पेशलाइजेशन हो जाता है। ग्रेट अकाउंटेबिलिटी, द डिविजनल स्ट्रक्चर ईच प्रोडक्ट डिपार्टमेंट इज ट्रीटेड अंडर द प्रॉफिट सेंटर, द अकाउंटेबल फॉर इट्स ओन प्रॉफिट एंड लॉस। Flexibility, it promotes the flexibility, intuitive, each department functions as an autonomous unit, lead the faster decision making। एक्सपेंशन और ग्रोथ कि इसमें जो है फर्म का मालिक का जो है बिजनेस मल्टीपल होता है और आगे बढ़ जाता है। डिसएडवांटेज ऑफ द डिविजनल स्ट्रक्चर, डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट होते हैं, कॉस्टली होता है, इग्नोरेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, ये सब इसके डिसएडवांटेज हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और डेलीगेशन अथॉरिटी, और सेंट्रल और डिसेंट्रलाइजेशन, ये अब हम डिस्कस करेंगे इसमें। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Formal organization refers the organization structure in which is designed by the management to accomplish a particular task। कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो होती है कि जो कि एक मैनेजमेंट के थ्रू ही बनाई जाती है और जो कि एक पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाई जाती है, जिसमें कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ ईच लेवल इज क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। Each member of the responsible to perform the specific tasks assigned to him on the basis of the authority and responsibility। There is the systematic coordination among the various activity to achieve the organization goal। To enable smooth functioning in the enterprise's job description, rules and the procedure related to the work process and laid down। Feature of the organization, formal organization, it specifies reporting relationship among the various job position, the nature of their interrelationship। ये एक मतलब कि फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पोजीशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी जो कि एक सेट होती है कि हमें इसी बंदे से यही काम कराना है, तो वो एक सेट हुआ होता है, पहले से प्री प्लान्ड प्रोग्राम होता है। इसके जो फीचर्स होते हैं, इट मीन्स द अचीव द ऑब्जेक्टिव, इट्स ले डाउन द रूल्स प्रोसीजर एसेंशियल फॉर देयर अचीवमेंट। कि इसके जो अचीवमेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं वो सारे के सारे अपने टारगेट को अचीव करने के लिए होते हैं। एडवांटेज ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्लैरिटी इन ड्यूटीज, यूनिटी इन कमांड, हेल्पफुल इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, प्रोवाइड द स्टेबिलिटी। मतलब फिक्सेशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें जो है एक बंदे को एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, उसी से वो काम लिया जाता है, उसी से रिपोर्टिंग करी जाती है। क्लैरिटी ऑफ ड्यूटीज़, एक बंदे को एक जिस काम पे लगाया जाया था उसको उसी की ड्यूटी मिलेगी। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड करने के लिए मैनेजर उनके ऊपर रहेगा जिससे अच्छा कमांड बना रहे। हेल्पफुल इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, ज़्यादा बेहतर है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए। प्रोवाइड स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी हमें जो है एक बेटर फीडबैक मिलता रहे और बेटर आउटपुट मिलता रहे, तो एक इससे स्टेबिलिटी भी आती है।
डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डिले इन एक्शन, जो देरी से काम होते हैं। लैक ऑफ इंटिएटिव, जो बहुत ज़्यादा है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अलाउ टू डाइवेशन फ्रॉम द रिजिडली एंड डाउन पॉलिसीज़ एंड स्ट्रिक्ट रूल। इसका जो है बहुत स्ट्रिक्ट रूल होता है और पॉलिसीज़ होती हैं। इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्लेस मोर एम्फेसिस ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क, इट इग्नोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड ह्यूमन नीड्स। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अब हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। एवरी ऑर्गेनाइजेशन पीपल ऑफ्टन कट अक्रॉस द ऑफिशियल चैनल फ्रॉम देयर ओन इनफॉर्मल सोशल ग्रुप, they give us a rise to information. Definition, in word of the Chester brand, and in an informational organization is aggregate interpersonal relationship without any conscious purpose, but each may be contribute joint result. Informal organization emerge within the formal organization when the people interact beyond the officially defined rule. जो एक मतलब कि एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो हैं इस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, जो ऑफिशियली फॉर्मल तरीका होता है उससे अलग इंटरेक्ट करते हैं। व्हेन द पीपल हैव द फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट दे कैन नॉट बी फोर्स इनटू द रिजिड फॉर्मल स्ट्रक्चर, वो जो है अपना आप ही कुछ डिसीजन ले लेते हैं और अपना आप ही किसी से बात कर लेते हैं। इट मीन्स द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट प्री प्लान्ड, इट अराइज ऑटोमेटिकली ड्यू टू द फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट ऑफ द पीपल विद ईच अदर। इसमें कुछ भी प्री प्लान नहीं होता और इसमें जो है पीपल कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि जो पर्सन होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो अपना आप ही कांटेक्ट कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेक्शन एंड फ्रेंडशिप मेंबर्स टेंड द टू द ग्रुप विच शो द कन्फर्मिटी ऑफ टर्म इंटरेस्ट। एक इंटरेक्शन और फ्रेंडशिप से ही बंदे जो हैं अपना आपका काम को अंजाम दे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय विद द कॉमन इंटरेस्ट इन स्पोर्ट, फिल्म, religion, etc. may from their own informal group, like who take part in the cricket match on Sunday, meet the criteria of the coffee. और सारे अपना आप ही करने वाले काम होते हैं। एडवांटेज ऑफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फास्टर कम्युनिकेशन, इसमें बहुत तेज़ी से एक दूसरे से बात कम्युनिकेट करते हैं। फुलफिल द सोशल नीड, एक दूसरे को सोशल सेटिस्फेक्शन रहता है इसमें। हेल्पिंग अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ अपना जो है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, स्प्रेड ऑफ र्यूमर्स, गलत बातें भी इसमें फैलाई जाती हैं डिसएडवांटेज में। रेजिस्टेंस टू चेंज, बात बात पे बातें, प्रोग्राम चेंज होते रहते हैं। प्रेशर ऑफ ग्रुप नॉर्म्स, जो ग्रुप की लीडरशिप होती है वो अपने अपने तरीक़ों से काम कराने की कोशिश करती है। डेलीगेशन अथॉरिटी, डेलीगेशन मीन्स कि एक जो ग्रुप होता है उसको अथॉरिटी करी जाती है थोड़ी। व्हेन अ जॉब और द वर्कलोड ऑफ द पर्सन ग्रो बियॉन्ड हिज कैपेसिटी देन ही मस्ट शेयर विद द सबऑर्डिनेट्स फॉर द सक्सेसफुल परफॉर्मेंस। जब एक बंदे से अपना वर्कलोड कंप्लीट नहीं होता तो वो अपने सबऑर्डिनेट से जो है अपना काम कंप्लीट कराता है। द मैनेजर एट द वेरियस लेवल कैन नॉट मैनेज द कंट्रोल एवरीथिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजर जो है हर चीज़ अपना आप ही कंट्रोल नहीं कर सकता, कुछ वो सबऑर्डिनेट्स को भी जिम्मेदारी देता है। सो इफ़ ही डिज़ायर टू मीट द ऑर्गेनाइजेशन गोल, फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव, एंश्योर ऑल लेवल ऑफ द वर्क अकम्प्लिश, ही मस्ट बी शेयर हिज वर्कलोड विद सबऑर्डिनेट, कि वो अपना जो है वर्कलोड सबऑर्डिनेट से भी करा सकता है। दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग वर्क विद द सबऑर्डिनेट इज़ डन थ्रू द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये प्रोसेस जो है जो हमारा काम को डिवाइड कराता है हमारे कलीग से, उसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। एलिमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। व्हाट इज़ सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। एक सेंट्रलाइजेशन जो होता है कि मतलब कि एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो सब कुछ एक तरीके से कंट्रोल होता है, और एक डिसेंट्रलाइजेशन होता है जिसमें हम जो है ब्रांचेस में खुद ही कंप्लीट किया जाता है। जैसे कि एक मैकडॉनल्ड्स का हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि ये है तो एक कंपनी, लेकिन इसमें जो फूड कुकिंग होती है सबका
इंस्ट्रक्ट तो सभी जगह को एक से होते हैं, लेकिन जो कुकिंग होती है, फूड कुकिंग, वो हर एक रेस्टोरेंट में खुद ही होती है। लेकिन सेंट्रलाइजेशन, जैसे कि कोई प्रोडक्ट होता है, कोलगेट होता है, उसका मैन्युफैक्चरिंग कुछ जगहों पे होती है, वहीं से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसको सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी कहते हैं कंपनी के नॉर्म से। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर द सिस्टमेटिक डेलीगेशन, पहले डिसेंट्रलाइजेशन को डिस्कस करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर द सिस्टमेटिक डेलीगेशन अथॉरिटी ऑल थ्रू द लेवल ऑफ द मैनेजमेंट इन ऑल द डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कैन बी एक्सरसाइज ओनली द सेंट्रल पार्ट। Decentralized explain the manner in which the decision making responsibility are divided among the hierarchical levels. Decision making authority is a push down chain of command. It share lower level and place interest at the point of action. An organization can be regarded the greatly decentralized if decision taken by the lower level immediately as well as important. Centralization. डिसेंट्रलाइज एंड सेंट्रलाइजेशन के डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन, इसमें सेंट्रलाइजेशन का पार्ट मुझे मिल नहीं रहा है नहीं। डिसेंट्रलाइजेशन रेफर द नेक्स्ट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन रेफर टू द एक्सटेंट टू इन विच द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पास्ड टू द लोअर लेवल। इसको हम यहाँ से समझेंगे। मीनिंग सेंट्रलाइजेशन को समझते हैं। इट रेफर द कॉन्सेंट्रेशन अथॉरिटी एट द टॉप लेवल। जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है उसमें जो कमांड दिया जाता है वो एक टॉप अथॉरिटी से दिया जाता है, वो के उसी को फॉलो अप करा जाता है। देयर इज़ नो डेलीगेशन एज अथॉरिटी फॉर द डिसीजन मेकिंग इज रिटेन एट द टॉप लेवल। इसमें जो है टॉप लेवल ही डेलीगेशन अथॉरिटी होता है। इट इज़ सूटेबल फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। देयर इज़ नो फ्रीडम ऑन डिसीजन मेकिंग एट द मिडिल एंड द लोअर लेवल, कि इसमें जो है फ्रीडम नहीं होती मिडिल और लोअर लेवल को कोई डिसीजन लेने की। डिसेंट्रलाइजेशन इट रेफर्स द इवनली एंड सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी एट ऑल लेवल। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो अथॉरिटी करता है मिडिल और लोअर को भी। देयर इज़ ए सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे जो है डिसीजन चेंज हो सकते हैं, बदले जा सकते हैं, लिए जा सकते हैं। इट इज़ सूटेबल फॉर द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़े काम के लिए यही ज़्यादा बेहतर एक प्रोजेक्ट है। मैनेजर एट ऑल लेवल्स एन्जॉय फ्रीडम्स डिसीजन मेकिंग, मैनेजर जो है हर लेवल पे फ्रीडम है कि वो डिसीजन ले सकता है हर लेवल पर। इम्पोर्टेंस थोड़ा सा डेलीगेशन और इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इज़ ए फिलॉसफी दैट इम्प्लाइज द सेलेक्टिव डिफरेंशियल अथॉरिटी। इट्स प्रमोट द बिलीफ that the people are competent, capable, resourceful. However, the management is careful select the extent type of decision making power to be transferred the lower level. Decentralization में ये है developing decentral importance of decentralization, develop initiative among subordinates, कि इसमें जो है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है जो लोअर लेवल के लोग होते हैं उनके अंदर डिसीजन लेने का, कि एक बेहतर कॉन्फिडेंस आता है। डेवलप द मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर, मैनेजर का टैलेंट जो होता है, जो छोटे लेवल के होते हैं उनके लिए एक टैलेंट डेवलप होता है फ्यूचर लेवल के लिए। क्विक डिसीजन मेकिंग, हर किसी को वेट नहीं करता मिडिल या लोअर लेवल को कि हम अपने ऊपर से अथॉरिटी लेंगे तो ही कुछ करेंगे, फ़ौरन वो एक्शन ले लेते हैं। रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट, सारा बोझ टॉप मैनेजमेंट के ऊपर नहीं है, वो भी लोअर मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट भी कुछ डिसीजन ले सकते हैं। फैसिलिटेट ग्रोथ, इससे बहुत जल्दी ग्रोथ होती है और बहुत अच्छा आउटपुट भी आता है। बेटर कंट्रोल, एक कंट्रोल अच्छा होता है हर किसी का स्पेशलाइजेशन जब अपने नॉलेज के हिसाब से हर लेवल पे काम होगा तो एक अच्छा बेटर कंट्रोल होगा। कंक्लूजन, इन स्पाइट ऑफ द नंबर ऑफ द बेनिफिट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, it should be applied with the caution as it can be lead the organization
disintegration if the department start to operate on their own guidelines which may be contrary of the interest of the organization। के कंक्लूज़न ये है कि ये सब ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए किया जाता है, जो कि एक बेटर आउटपुट और बेटर रिज़ल्ट दिया जाता है, बेटर प्रोडक्शन बहुत कम टाइम में, टाइम सेविंग भी है। यही है इसमें ऑर्गेनाइजिंग में जो कि समझा सकते थे, और बेटर के लिए आप अपना खुद पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।